हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह नातीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। जी हां दोस्तों, आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो केमिस्ट्री सेक्शन से होते हैं बट वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 10 वैसे महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई परमाणु है आपका, या आप ये कह सकते हो कि कोई तत्व है आपका जिसका परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या क्या होगी। जरा सा इसको फिगर के रूप में ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी तत्व को उसके परमाणु संख्या और परमाणु भार के सहारे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं, जैसे कि सर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और इसका परमाणु भार कितना है सर, 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तत्व को जब उसके सिंबल और परमाणु संख्या और परमाणु भार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले सर तत्व को लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे में हम लोग परमाणु संख्या मतलब कि उसकी संख्या को लिखते हैं और उसके जस्ट ऊपर में उसके भार को लिखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई तत्व है और उसका परमाणु संख्या क्या है सर, Z है, और परमाणु भार क्या है सर, A है। मैंने आपको क्या बोला कि मान लीजिए कि कोई आपका तत्व M है जिसका परमाणु संख्या क्या है, Z, और परमाणु भार क्या है सर, A। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, या परमाणु संख्या को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो क्या कहते हैं सर कि किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, मतलब कोई भी तत्व में जितना प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, परमाणु संख्या कहते हैं उस तत्व की। और परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करा जाता है। दोस्तों एक और कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युतता उदासीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब आपको तो ये मालूम ही होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल उदासीन होता है। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या होता है और परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है सर, इक्वल होती है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप ये भी कह सकते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई सिंबल Z इक्वल टू P इक्वल टू E। मतलब क्या कि परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी तत्व का जितना परमाणु संख्या होगा उस तत्व में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही क्या होगा सर, प्रोटॉन होगा। अच्छा आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जब कह रहा है कि परमाणु संख्या Z है और परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी सर, Z ही होगी। अगर हम Z इक्वल टू P कह सकते हैं तो हम Z इक्वल टू E क्यों नहीं कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। मतलब क्या कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर A। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की भी बात करा गया है, जरा सा इसको भी समझ लीजिए कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सर द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और द्रव्यमान संख्या इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग होता है। मतलब आप A इक्वल टू क्या कह सकते हो सर, P प्लस N कह सकते हो। मतलब द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। अगर आपसे न्यूट्रॉन निकालने के लिए कभी पूछ दे तो आप क्या कहिएगा सर, A माइनस P। मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये भी छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, इसको भी आप अपने माइंड में सेट रखिएगा, आगे आपका काम ही आएगा, आपको फायदा ही करेगा, गैरफायदा नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला
कण कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया है ए में क्लोरीन 1737, बी में आर्गन 1838 और सी में पोटेशियम 1939 और डी में आपका सल्फर 1636। दोस्तों यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या दिया है कि आपको ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दिया हुआ है सर? 20 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिया हुआ है सर? तो 18 दिया हुआ है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होती है, मतलब किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन भी क्या है सर? 18 है। और जब आपको प्रोटॉन की संख्या मालूम चल गया तो आप ये ना कह सकते हैं कि सर अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब क्या कि यहाँ पे तत्व में प्रोटॉन की संख्या 18 है, मतलब इस तत्व का जो परमाणु संख्या है वो सर क्या है सर? इस तत्व का परमाणु संख्या 18 हो गया। इस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो गया सर? 18 हो गया। अब बात करते हैं सर, चूंकि आपके क्वेश्चन में ये बताना है, जो आपका सिंबल दिया हुआ है क्लोरीन 1737 और इस तरह से आपका दिया हुआ है आर्गन 18 आपका 38, तो इस तरह से जो दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 17 है और परमाणु भार 37 है। तो मेनली रूप से हमको क्वेश्चन में डाटा के हेल्प से क्या निकालना है? परमाणु संख्या और परमाणु भार निकालना है। और फिर जब हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये परमाणु संख्या और परमाणु भार है तो हमको एलिमेंट भी मिल जाएगा। तो परमाणु संख्या तो हमने निकाल लिया सर, क्या सर? कि Z इक्वल टू क्या होगा? 18 होगा। अब बात करते हैं सर इसी तत्व के परमाणु भार की। तो अभी जस्ट मैंने आपको परमाणु भार के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या A इक्वल टू क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सर A इक्वल टू प्रोटॉन कितना है? 18 और न्यूट्रॉन कितना है सर? 20। तो ये कितना हो गया सर? 38। मतलब क्या कि परमाणु संख्या 18 है और परमाणु भार क्या है आपका? 38। अब देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा ऐसा है तत्व जिसका परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार 38 है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आर्गन में क्या है सर? परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार कितना है? 38। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राइट आंसर आपके इस क्वेश्चन का क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब आपको आगे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन के डाटा से हम परमाणु संख्या और परमाणु भार निकाल लें, और जब आप ये दोनों निकाल लीजिएगा तो तत्व में कैसे इसको सूचित किया जाता है ये आपको पता ही है, तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो तापमान एवं दाब की उन्हीं स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 लीटर में ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में कितने अणु हैं सर? X अणु हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दाब एवं ताप क्या हो सर? समान हो। दाब एवं ताप क्या हो? समान हो। तो 3 लीटर ऑक्सीजन में कितने अणु होंगे, मतलब क्या कि डैश अणु होंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एवोगाड्रोस का नियम याद रखना है। वो क्या कि कोई भी गैस का जो दाब और ताप अगर समान हो, या हम लोग ये कहते हैं इसके बारे में कि अगर दाब और ताप समान हो तो किसी गैस के एक निश्चित आयतन में हमेशा अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। अब वो चाहे गैस कोई सा भी हो। इसको एक बार फिर से समझिएगा कि एक निश्चित ताप और दाब पर सभी गैस के एक निश्चित आयतन के लिए अणुओं की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है सर? समान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी कितना अणु होगा? X अणु ही होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 लीटर ऑक्सीजन में कितना अणु होगा, तो हम कह रहे हैं सर कि 1 लीटर ऑक्सीजन में भी कितना होगा? X अणु ही होगा, इसलिए 3 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 3x हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो तापमान एवं दाब की उन्हीं स्थितियों में ऑक्सीजन के 3 लीटर में ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे। आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एवोगाड्रोस नियम बस आपको याद रखना है क्या, कि एक निश्चित ताप और दाब पर गैस के निश्चित आयतन में हमेशा समान अणु विद्यमान रहते हैं। अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, चाहे अब वो गैस कोई भी हो, लेकिन एक निश्चित दाब और ताप पे हो और उसका एक निश्चित आयतन हो। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो ताप और दाब को समान रखा जा रहा है, तो फिर पूछा जा रहा है 3 लीटर में, तो अगर 1 लीटर नाइट्रोजन में X अणु है तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी X अणु होगा, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होगा सर, X अणु होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पूछा जा रहा है 3 लीटर में कितना होगा, तो 3x हो जाएगा, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो चौथे नंबर का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल, और मैंने आपको इस पे एक पूरा वीडियो दिया था, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके अभी भी देख सकते हैं कि किसी भी यौगिक में उसके तत्वों की प्रतिशतता कैसे निकालें, इस नाम से आपका वीडियो है। क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल 2 में फास्फोरस की प्रतिशतता क्या है, P की प्रतिशतता क्या है, जबकि आपका दिया हुआ है कि कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 40 है और इसके दूसरे परमाणु P का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 31, और जो आपका ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस की प्रतिशतता क्या है। मेरे मित्र, जस्ट लाइक अब मिश्रण की तरह इसको समझिए कि आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या है, यौगिक है, मतलब एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे, तो फास्फोरस का भी अपना कुछ ना कुछ अनुपात रहा होगा भार के विचार से। तो अब ये चीज़ निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों आप याद रखिएगा कि तत्वों की प्रतिशतता निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या कि तत्वों की प्रतिशतता इक्वल टू क्या हम लोग कहते हैं कि सर जो तत्व आपका दिया जा रहा है तो दिए गए तत्वों का भार अब बटा यौगिक का कुल अनुभार गुना 100। देखिए हमने आपको क्या बताया फॉर्मूला, कि सर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है तत्वों की प्रतिशतता को निकालने के लिए, क्या कि जिस तत्व के बारे में पूछा जा रहा है उसका जो भार है और जो कुल अनुभार है इस यौगिक का, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये अनुभार कैसे निकलेगा, मैंने आपको पीछे के सेशन में बहुत बार बताया है अनुभार निकालना। क्योंकि यहाँ पे आप Ca3PO4 होल 2 देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैल्शियम के 3 एटम हैं और फास्फोरस के कितने एटम हैं सर, तो 2 एटम हैं, और ऑक्सीजन के 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 8 एटम हैं। आपको मालूम है कि कैल्शियम के एक एटम का परमाणु भार कितना होता है, तो सर 40 होता है, यहाँ पे 3 है तो 40 तिया 120 हो जाएगा। फास्फोरस के एक एटम का परमाणु भार 31, 2 है तो 31 दूना 62 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो यहाँ पे 8 है तो 16 8 है क्या हो जाएगा सर 127 हो जाएगा, 8 6 के 48, सॉरी 128 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ देंगे तो मेरा अनुभार निकल जाएगा, 8 2 10, 6 2 8, 2 10, 1 11 और 1 1 2 और 1 3। मतलब क्या कि कैल्शियम फॉस्फेट का जो अनुभार है वो कितना है सर 310 है। और फास्फोरस कितना है सर, तो फास्फोरस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तो फास्फोरस का टोटल ग्राम कितना है 62 ग्राम है फास्फोरस। आपसे फास्फोरस की परसेंटेज पूछी जा रही है। आप यहाँ पे देखो कि तत्वों की प्रतिशत के लिए आपने क्या फॉर्मूला रखा, दिए गए तत्वों का भार, तो हमको किस तत्व का निकालना है सर, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का इस यौगिक में टोटल भार कितना है, तो 62 ग्राम, तो हम यहाँ पे 62 ग्राम लिख दिए सर। अब है कुल अनुभार किसका, यौगिक का, तो हम यहाँ पे 310 लिख दिए सर। अब गुना 100 कर देते हैं सर, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 31 दूना क्या हो गया 62, और 2 10 जा आपका क्या हो गया सर 20, 2 दाएँ 20। मतलब क्या कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना सर 20%।
कितना हो जाएगा सर 20%। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। कोई भी आपका यौगिक रहे उसमें उसके अवयवी तत्वों का प्रतिशतता पूछे तो जिस अवयवी तत्व का प्रतिशतता पूछा जा रहा है उसका पहले आप उस यौगिक में भार निकाल लीजिए और साथ ही साथ उसके बाद उस यौगिक का अनुभार निकाल लीजिए और जो जिस तत्व के बारे में पूछा जा रहा है प्रतिशतता उसके भार में यौगिक के कुल अनुभार से भाग करके 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 45 ग्राम जल में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 के प्राप्त ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 45 ग्राम जल में प्राप्त ग्राम अणुओं की संख्या कितनी होगी। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O और इसका अनुभार हम लोग कितना कहते हैं सर 18 ग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं तो सर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 परमाणु हैं तो 1 दूना 2 अब प्लस 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 दूना हम क्या कहें सर 18 ग्राम हो गया। अब हम ये कह सकते हैं सर कि 18 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम अणु, 18 ग्राम इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं सर 1 ग्राम अणु। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स जो वाटर का होता है उसका टोटल वजन कितना होता है 18 ग्राम। कहीं पे भी आपको H2O लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब हुआ कि ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, पानी का एक अणु है, तो पानी के एक अणु का भार कितना है सर 18 ग्राम है। तो सर 1 ग्राम पानी में पानी के कितने अणु होंगे, तो आप क्या कहेंगे सर कि सर 1 ग्राम पानी में पानी के 1/18 अणु होंगे। कितने अणु होंगे 1/18। आपसे कितना पूछा जा रहा है सर कि 45 ग्राम जल में ग्राम परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, तब 45 ग्राम पूछा जा रहा है। एक जब निकाल लिए हैं तब 45 ग्राम ना निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/18 गुना 45, तो 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, ये हो गया 5/2, मतलब क्या कि 2.5 आपका क्या है सर अणुओं की संख्या है। देखिए कुछ नहीं किया है हमने आपकी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया था कि 45 ग्राम जल में हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 के प्राप्त ग्राम अणुओं की संख्या क्या है। मेरे मित्र आप सबों को पता है अगर H2O कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी का एक अणु, तो पानी के एक अणु का भार 18 ग्राम होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 18 ग्राम परमाणु में कितना ग्राम अणु 1 ग्राम अणु, तो 1 ग्राम का पहले निकाल लिए कि 1 ग्राम में कितना ग्राम अणु होगा, तो 1/18 कर दिए। क्वेश्चन 45 ग्राम में पूछ रहा था, 1 में निकाल लिए उसको 45 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल ये भी कि 90 kg पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा डैश है। आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 90 किलोग्राम पानी से आप कितना ऑक्सीजन की मात्रा निकाल सकते हैं। मेरे मित्र यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा क्या कि सर आप कहते हैं कि H2O का अनुभार कितना होता है, तो 18 होता है, तो 18 ग्राम जो है 1 वाटर मॉलिक्यूल्स का परमाणु भार है। अब इस 18 ग्राम में क्या होता है सर कि 2 भाग जो है आपका हाइड्रोजन होता है और इसका जो 16 भाग होता है वो क्या होता है सर, तो ऑक्सीजन होता है। और हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग क्या कहते हैं सर कि 18 ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन है सर, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन। 18 ग्राम पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पे 18 ग्राम में 2 भाग आपका क्या है हाइड्रोजन है और 16 भाग आपका क्या है ऑक्सीजन है। तो हम लोग कहते हैं ना सर कि इसमें 2:16 का रेशियो होता है, मतलब 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 1:8 का रेशियो तो हम लोग कहते हैं ना। तो बस वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। तो 18 ग्राम पानी में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब हम क्या कह सकते हैं कि सर 1 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन होगा, 1 ग्राम पानी में, तो आप कहिएगा सर कि ये हो जाएगा 16/18। कितना हो जाएगा सर 16/18। किस में सर 1 ग्राम पानी में। किसकी मात्रा सर, ऑक्सीजन की मात्रा की बात कर रहे हैं। तो 18 ग्राम पानी में O2 की मात्रा यहाँ पे आप लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। 18 ग्राम पानी में O2 की मात्रा कितनी 16 ग्राम, तो 1 ग्राम पानी में O2 की मात्रा कितनी, तो 16/18।
आपसे पूछा जा रहा है कि 90 केजी पानी से कितना ऑक्सीजन निकाल पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 90 केजी पूछा जा रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन तो ग्राम में सॉल्व कर रहे हो, तो क्यों ना 90 केजी को ग्राम में बदल दिया जाए। तो आप कहेंगे सर 90 गुना 1000 हो जाएगा, मतलब कितना ग्राम हो गया, तो सर 90,000 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया, 90,000 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिखिए कि इसीलिए 90,000 ग्राम में 90,000 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, आप क्या कहेंगे सर, जब 1 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 16/18 थी, तो 90,000 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी, तो 16/18 गुना 90,000। मेरे मित्र आप इसको 18 पंचे 90 कर दीजिए, और ये 3 जीरो तो आपका रह ही जाएगा, तो ये हो गया 16 पंचे 80,000। कितना ग्राम मिल जाएगा सर, 80,000 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो किस में दिया हुआ है सर, केजी में दिया हुआ है। तो 80,000 ग्राम जब आ ही गया आपको, तो एक आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ना हो जाएगा, 80,000 बटा 1000 डिवाइड कर दिए, ये हो गया सर 80 केजी। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल, कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, किसी तत्व के परमाणु के कक्षा में कहेंगे, आप यहाँ पे कक्षा लगा ही लीजिए। किसके कक्षा, तो ये पहला दूसरा वाला कक्षा ना समझिएगा, परमाणु का कक्षा समझिएगा। तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी सर, तो फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n क्या है, तो n जो है आपका कक्षा संख्या है। n क्या है, कक्षा संख्या है। ध्यान देंगे कि कोई भी परमाणु होता है वो आपका क्या होता है, गोलीय होता है। उसके केंद्र में नाभिक होते हैं जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उस केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पाथ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसी को कक्षा कहते हैं। तो आपका पहला कक्षा जो है वो नाभिक से सटा हुआ रहता है, दूसरा कक्षा उससे थोड़ा सा दूर, या उसके बाद का कक्षा, और फिर तीसरा कक्षा, फिर इसी तरह से चौथा, पांचवा, इस तरह से आते जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी परमाणु के दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। तो दूसरे कक्षा में पूछ रहा है, तो n के जगह कक्षा संख्या रखेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि अगर आपसे तीसरी कक्षा में पूछ दे तो 3 × 9 = 18 हो जाएगा। चौथी में पूछ दे तो 4 × 4 = 16 × 32 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि किसी भी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, और जहां n क्या है, कक्षा संख्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने से ही लग रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस नियम पे आधारित है, तो सर गैलुसेक के नियम पे आधारित है। और ये गैलुसेक का नियम, चार्ल्स नियम, बॉयल्स लॉ, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, तो गैसीय नियम में पढ़ते हैं। एक दिन आपका गैसीय नियम पे भी मैं क्लास दूंगा, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, उस पर अच्छा आपको क्लास मिलेगी। तो अभी गैलुसेक नियम के बारे में हम इतना समझते हैं कि गैलुसेक ने क्या बताया था कि अगर किसी गैस का आयतन निश्चित हो, किसी गैस का क्या हो सर, आयतन निश्चित हो, तो उस पर जो लगने वाली दाब होगी उसके ताप के समानुपाती होता है। और इसके थ्रू उन्होंने क्या बताया कि सर P1/T1 = P2/T2 होता है। या आप इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि P समानुपाती T और P/T = K, इसको हम लोग गैसीय कांस्टेंट बोलते हैं। तो गैलुसेक ने अपने नियम में क्या बताया
कि किसी गैस के एक निश्चित आयतन के लिए, मतलब जब आयतन निश्चित हो तो उस पे जो लगने वाला दाब होगा उसके परम ताप के क्या होगा सर, समानुपाती होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर क्या है सर, P है। मतलब पहले पार्ट में कह रहा है कि पहला जो टेम्परेचर T1 है वो कितना है सर, 15 डिग्री सेल्सियस है, और P1 कितना है सर, P है। अब फिर क्या कह रहा है कि यदि आयतन स्थिर रखा जाए, देखिए गैलोसे एक नियम है तो आयतन स्थिर ही रहेगा, तो वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम क्या है सर, कांस्टेंट है। तो जब मित्र वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं सर कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर प्रेशर को 3P करना हो, मतलब आपका जो दूसरा प्रेशर होगा, इनिशियल में प्रेशर कितना है सर, P, और कह रहा है कि अगर हमको प्रेशर 3P करना है तो नया तापमान क्या होगा, T2 क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है, इसको आप पहले क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, 5 3 8 7 1 8, और ये क्या हो जाएगा सर, 288 केल्विन हो जाएगा। कितना सर, 288 केल्विन। अब हम लोग इस फार्मूला में इन सब का वैल्यू पुट करते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या लिखा है सर कि P1 इक्वल टू क्या होता है, T1, और सॉरी P1 बटा T1 इक्वल टू P2 बटा T2। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि P1 मेरा कितना है, तो कहेंगे सर P है। T1 कितना है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे 288 केल्विन निकाले हैं, तो 288 केल्विन हम यहाँ पे लिख दिए, इक्वल टू किसके बराबर, P2 कितना करना है सर, 3P करना है, 3P लिख दिए। और यहाँ पे T2 हमको मालूम ही करना है मित्र, P और P कट जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 288 या गुना 3, इसको गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26 और 3 दूना 6 2 8, 864 केल्विन आ गया। मेरे मित्र आपका जो आंसर दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो आपको मालूम है कि आपने तो इसका कैलकुलेशन केल्विन में करा है, तो केल्विन में से हम 864 केल्विन में से क्या करते हैं, 273 को घटा लेते, क्यों, डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए। डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो उसमें 273 जोड़ते हैं, और जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लाना होता है तो 273 माइनस करते हैं, 4 में से 3 गया 1 और 9 7 16, 5 2 7 1 8। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 591 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 591 डिग्री सेल्सियस। और आपकी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक द्रव्यमान आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी, 22.4 लीटर। किसी गैस के 1 मोल में कितना आयतन, तो 22.4 लीटर। इसको हम लोग एवोगाड्रोज कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि एवोगाड्रोज ने इसको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों जब यहाँ पे आइडियल गैस, आदर्श गैस की चर्चा कर दी गई है तो आपके एग्जाम में कभी कभी आइडियल गैस का इक्वेशन भी पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे PV इक्वल टू nRT होता है। क्या होता है सर, PV इक्वल टू nRT। इसको भी आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है। दोस्तों आप सबों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डेफिनेशन क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग किस रूप में समझते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं सर किसी परमाणु के कक्षा और उप कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन की जो एक सुव्यवस्थित तरीका होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का एक तरीका है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके परमाणु संख्या पर निकाला जाता है, और आपको मालूम है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और परमाणु संख्या जब प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। तो आप यहाँ पे ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2, ये 6, ये 1 जो है ये क्या है सर कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है।
तो आप देखिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 6 10 और 1 11, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितना है सर 11 है। तो इसमें कुल प्रोटॉन भी कितना होगा सर 11 ही होगा। मतलब ये किस तत्व का परमाणु ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप कह सकते हैं कि जिस तत्व का परमाणु संख्या 11 होगा उसी तत्व का है। तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है सर 11 होता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।